तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 3 शर्त है। पहला शर्त बताए थे टक्कर होना ज़रूरी है। दूसरा शर्त बताया सही दिशा में टक्कर होना ज़रूरी है। तीसरा शर्त लिखे हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड एनर्जी। वास्तव में थ्रेशोल्ड एनर्जी का शुद्ध हिंदी होता है देहली ऊर्जा, लेकिन ये थ्रेशोल्ड ही ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए आप इसको इसी रूप में याद रखिए। फिर भी ध्यान में रखिएगा, देहली ऊर्जा भी अगर कोई लिखता है तो उसका मतलब थ्रेशोल्ड ऊर्जा ही हुआ। थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहिए, देहली ऊर्जा कहिए, दोनों एक ही बात है। तो तीसरा शर्त का नाम है थ्रेशोल्ड ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये थ्रेशोल्ड ऊर्जा होता क्या है, किसको थ्रेशोल्ड ऊर्जा हम लोग कहेंगे। तो कहा जाता है कि अभिकारक अणु में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है या देहली ऊर्जा कहलाता है। एक बार और ध्यान दीजिए, अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा मतलब कम से कम ऊर्जा जो उसको उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी होता है, उसको थ्रेशोल्ड ऊर्जा या देहली ऊर्जा कहा जाता है। मतलब कम से कम जितना ऊर्जा उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी होता है, उसको अभिकारक अणु का थ्रेशोल्ड ऊर्जा या देहली ऊर्जा कहा जाता है। तो कोई थ्रेशोल्ड ऊर्जा का अगर परिभाषा पूछे तो हम लोग यही लिखेंगे, थ्रेशोल्ड ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी है। तो नीचे एरो का चिन्ह दिए हैं, यहाँ आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। लिखिए, अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी होता है, जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। एक बार और चेक कर लीजिए, अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा का परिभाषा हम लोग यही कहेंगे। तो देखिए, ये तीनों शर्त अगर होगा तभी अभिक्रिया होगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगा। पहला शर्त टक्कर, दूसरा शर्त लिखे हम लोग सही दिशा, तीसरा शर्त है थ्रेशोल्ड ऊर्जा। मतलब सही दिशा में कम से कम थ्रेशोल्ड ऊर्जा के साथ अगर टक्कर होगा अभिकारक अणुओं के बीच, तब उत्पाद का निर्माण होगा, तब अभिक्रिया होगा। सही दिशा में टक्कर हो, कम से कम थ्रेशोल्ड ऊर्जा के साथ टक्कर हो, तभी उत्पाद का निर्माण हो सकता है। तो ये भी शर्त इम्पोर्टेंट। जैसे ऐसे समझिए, अभी आपको उदाहरण दिए थे, मान लीजिए एक ठो बाइक है, ये इस दिशा में जा रहा है, और एक ठो ट्रक है। मान लीजिए ये एक ट्रक है, ये इस दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। और दूसरा मान लीजिए बाइक, ये इसके विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में, इस दिशा में आ रहा है। ट्रक इधर जा रहा है, बाइक इधर आ रहा है। ये भी मान लीजिए बाइक भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इधर आ रहा है। तो सोचिए कुछ समय के बाद तो ये दोनों गाड़ी आपस में टकराएगा। तो दोनों के बीच इस बार जो टक्कर होगा वो भयंकर टक्कर होगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रक जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बाइक उधर से आ रहा है। तो दोनों जब टकराएगा तो इस बार गारंटेड उत्पाद का निर्माण होगा, अभिक्रिया होगा। मतलब दुर्घटना इस बार निश्चित है, क्योंकि इस बार जो टक्कर हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है और पर्याप्त ऊर्जा के साथ टक्कर हो रहा है। इस बार दुर्घटना नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस बार उत्पाद का निर्माण जरूर होगा।
लेकिन यही अगर मान लीजिए सही दिशा में टक्कर को समझिए, जैसे मान लीजिए ट्रक इधर जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और उधर से मान लीजिए कोई बाइक वाला इस बाइक को गुड़काते हुए इससे टकराता है, बाइक पर से उतर के उस बाइक को खींचते हुए अगर इस ट्रक से टकराता है, तो देखिए इस बार टकराने का दिशा सही है, सही दिशा में टक्कर हो रहा है, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा के साथ टक्कर नहीं हो रहा है। ट्रक इस दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, लेकिन बाइक उधर से बाइक वाला उसको गुड़काते हुए आ रहा है। इसका मतलब टक्कर तो हो रहा है, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा के साथ टक्कर नहीं हो रहा है। तो पर्याप्त ऊर्जा के साथ अगर टक्कर नहीं होगा तो उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता। तो याद रखिए, थ्रेशोल्ड ऊर्जा के साथ अगर टक्कर होता है तभी उत्पाद का निर्माण होगा, नहीं तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो 3 शर्त हम लोग पढ़े। पहला शर्त था टक्कर, दूसरा सही दिशा में टक्कर, और तीसरा थ्रेशोल्ड ऊर्जा। ये तीनों शर्त अगर होगा तभी अभिक्रिया होगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगा। इसको नोट नहीं करना है, वैसे ही समझाने के लिए आपको दिखाए। तीनों शर्त हम लोग पढ़े। एक शब्द है प्रभावी टक्कर। इंग्लिश में इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन हिंदी में लिखे हैं प्रभावी टक्कर। अब देखिए ये प्रभावी टक्कर क्या है। कहा जाता है जो टक्कर सही दिशा में होता है और पर्याप्त ऊर्जा के साथ होता है, उस टक्कर को प्रभावी टक्कर कहा जाता है। नाम से मालूम है, प्रभावी मतलब उत्पाद बनना चाहिए, अभिक्रिया होना चाहिए। वैसा टक्कर जिसके बाद उत्पाद बने, अभिक्रिया हो जाए, उसको प्रभावी टक्कर कहा जाएगा। तो इसका परिभाषा होगा कि सही दिशा में और पर्याप्त ऊर्जा के साथ होने वाले टक्कर को प्रभावी टक्कर कहा जाता है। नीचे आप एरो का चिन्ह देख के नोट कर सकते हैं। सही दिशा में, सही दिशा में और पर्याप्त ऊर्जा, सही दिशा में और पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा पर्याप्त ऊर्जा के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा ब्रैकेट बंद कीजिए के साथ होने वाले टक्कर को सही दिशा और पर्याप्त ऊर्जा के साथ होने वाले टक्कर को प्रभावी टक्कर कहा जाता है। प्रभावी टक्कर कहा जाता है। पूर्ण विराम। कहा जाता है अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का मतलब आप जानते हैं कि प्रभावी टक्कर का संख्या अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। अगर प्रभावी टक्कर का संख्या घटेगा तो अभिक्रिया का दर भी कम हो जाएगा। तो नीचे फिर आप एरो का चिन्ह देख के नोट कीजिए। अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर के सीधा समानुपाती होता है। अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। पूर्ण विराम। देखिए अब फिर लिखना बंद कीजिए, समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए एक कारक हम लोगों को मिल गया, प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर एक कारक है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है।
अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर का संख्या बढ़ने से बढ़ जाएगा। यदि प्रभावी टक्कर ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया का दर भी ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग भाषा लिखे हैं कि अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर के सीधा समानुपाती होता है। प्रभावी टक्कर ज़्यादा होने से अभिक्रिया का दर ज़्यादा होता है। तो हम लोग एक कारक पढ़े जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। एक कारक का नाम है अभिकारक का सांद्रता। अभिकारक का सांद्रता ये भी एक कारक है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। अभिकारक का सांद्रता भी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। कहा जाता है अभिकारक का सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। यदि अभिकारक का मात्रा ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में H2 और Cl2 दो अभिकारक, तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो आप जानते हैं HCl नाम का उत्पाद बनेगा। तो अगर इस अभिकारक का सांद्रता या मात्रा ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है उत्पाद भी ज़्यादा बनेगा। अब क्यों ज़्यादा बनेगा, इसके पीछे कारण बताया जाता है कि अगर अभिकारक का सांद्रता बढ़ा दिया जाए, यदि H2 और Cl2 का मात्रा बढ़ा दिया जाए तो स्वाभाविक है अभिकारक अणु का संख्या इस बर्तन में बढ़ जाएगा। अभिकारक अणु अगर बढ़ेगा तो अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर भी ज़्यादा होगा, और टक्कर ज़्यादा होगा तो प्रभावी टक्कर भी ज़्यादा होगा, मतलब सही दिशा में और पर्याप्त ऊर्जा के साथ होने वाला टक्कर भी ज़्यादा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है अभिकारक का सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। कोई कहेगा क्यों, तो आप कहिएगा क्योंकि अभिकारक का सांद्रता अगर बढ़ा दिया जाता है तो प्रभावी टक्कर अधिक हो जाता है, प्रभावी टक्कर का संख्या बढ़ जाता है। अप्रभावी टक्कर का संख्या अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर के सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर नीचे एरो का चिन्ह देख के आप लिख सकते हैं अभिकारक का सांद्रता बढ़ाने से, अभिकारक का सांद्रता बढ़ाने से अभिकारक का सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है क्योंकि प्रभावी टक्कर का संख्या बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी टक्कर का संख्या बढ़ जाता है। ठीक, दो कारक हम लोग पढ़े, एक प्रभावी टक्कर और दूसरा अभिकारक का सांद्रता। प्रभावी टक्कर अधिक होने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, अभिकारक का सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। दो कारक अभी हम लोग पढ़े, आगे और भी कारक आपको मिलेगा। और भी कारक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक नियम है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। एक नियम है द्रव्यमान क्रिया नियम। इंग्लिश में लोग इसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, हिंदी में द्रव्यमान क्रिया नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है।
ये नियम कहता है कि अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता जिस पर घातांक के रूप में संतुलित अभिक्रिया में उसका गुणांक रहता है कम के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। समझिए इसको, ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट लिखे हैं। अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता जिस पर घातांक के रूप में संतुलित अभिक्रिया में उसका गुणांक रहता है के सीधा समानुपाती होता है। अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है, लेकिन याद रहे सांद्रता के घातांक के रूप में उसका गुणांक होना चाहिए। संतुलित अभिक्रिया में अभिकारक का जो भी गुणांक होगा वो उसके घातांक के रूप में होना चाहिए। अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, लेकिन ध्यान रहे उसके घातांक के रूप में उस अभिकारक का गुणांक होना चाहिए। इस नियम को समझने के लिए आइए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया ऐसा है, ये एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कोई संतुलित अभिक्रिया है। ये कोई संतुलित अभिक्रिया है। मान लिए हम लोग संतुलित अभिक्रिया है। तो इसमें दो अभिकारक, एक कैपिटल ए और दूसरा कैपिटल बी, उत्पाद है पी। लेकिन ये जो स्मॉल ए आप देख रहे हैं ये कैपिटल ए का गुणांक है। स्मॉल बी जो देख रहे हैं ये कैपिटल बी का गुणांक है। जब अभिक्रिया को आप संतुलित करते हैं तो अभिकारक से पहले या उत्पाद से पहले कुछ न कुछ संख्या आता है, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो वही ये संख्या हम दिखाए। संतुलित अभिक्रिया माने हैं मतलब कैपिटल ए का गुणांक है स्मॉल ए, कैपिटल बी का गुणांक है स्मॉल बी। इस स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी रह सकता है। ये एक संतुलित अभिक्रिया है। आइए इस अभिक्रिया पर इस द्रव्यमान क्रिया नियम को हम लोग लगाते हैं। तो इस नियम के अनुसार इस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होगा। इसमें दो अभिकारक है कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो इस नियम के अनुसार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर समानुपाती कैपिटल ए। इसको ऐसे घेर दीजिएगा। केमिस्ट्री में ऐसे घेरने का मतलब होता है सांद्रता। इसको हम लोग पढ़ेंगे ए का सांद्रता। तो अभिक्रिया का दर देखिए अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती है, लेकिन ध्यान रहे इसके घातांक के रूप में इस अभिकारक का गुणांक होना चाहिए जो संतुलित अभिक्रिया में दिखाई देता है। तो इस कैपिटल ए का गुणांक है स्मॉल ए, घातांक के रूप में स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। हो गया, यही ये नियम कहता है। फिर देखिए एक अभिकारक बी भी है। इस अभिक्रिया में कैपिटल बी भी अभिकारक का काम कर रहा है। तो इस पर भी ये नियम हम लोग लगाएंगे। अभिक्रिया का दर सीधा समानुपाती होगा
बी के सांद्रता के, लेकिन इस बी के सांद्रता का घातांक लिखना पड़ेगा जो संतुलित अभिक्रिया में उसका गुणांक होगा। तो देखिए अभिक्रिया में कैपिटल बी का गुणांक लिखे हैं स्मॉल बी, तो ये स्मॉल बी घातांक के रूप में लिखना होगा। तो हो गया, वो नियम हम लोग लगा दिए दोनों अभिकारक पर। अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता जिस पर घातांक के रूप में संतुलित अभिक्रिया में उसका गुणांक रहता है के सीधा समानुपाती होता है। अब इस दोनों नियम को अगर हम लोग मिलाएं, इस दोनों को मिला दें तो ऐसे हो जाएगा आर समानुपाती ए का सांद्रता घातांक स्मॉल ए आई इंटू बी का सांद्रता घातांक स्मॉल बी, ऐसा हो जाएगा। इसी दोनों को मिलाया गया है, अभिक्रिया एक ही है तो दोनों को मिला के एक साथ लिखे। इस अभिक्रिया का दर ये होगा। अब अगर हम लोग समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो एक नियतांक से गुना करना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा आर, यहाँ समानुपाती के चिन्ह के जगह पर बराबर दिए तो एक नियतांक से गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए के नाम का नियतांक है, के इंटू एक के सांद्रता का घातांक स्मॉल ए इंटू बी के सांद्रता का घातांक स्मॉल बी। कुछ नहीं किए, समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह दिए तो एक नियतांक से गुना करना पड़ा। यहाँ पर नियतांक को के से सूचित किया जाता है। तो देखिए अभिक्रिया के दर का समीकरण हम लोग निकाल लें। इस अभिक्रिया का ये जो अभिक्रिया दिखाई दे रहा है उसके दर का समीकरण यही होगा। इसको लोग दर नियम समीकरण के नाम से जानता है। दर नियम समीकरण, इंग्लिश में रेट लॉ इक्वेशन। रेट का हिंदी दर, लॉ का हिंदी नियम, इक्वेशन का हिंदी समीकरण। इंग्लिश में रेट लॉ इक्वेशन, हिंदी में दर नियम समीकरण। तो अलग अलग अभिक्रिया का दर नियम समीकरण अलग अलग होगा, अभिकारक अलग होगा, उसका जो घातांक है वो अलग अलग होगा, और वो सब अलग अलग होगा तो स्वाभाविक है उस अभिक्रिया का दर भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया लिखे हैं उसका दर नियम समीकरण ये होगा। तो यहाँ आप समझे हैं कि द्रव्यमान क्रिया नियम अभिक्रिया पर कैसे लगाया जाता है। किसी भी अभिक्रिया पर अगर द्रव्यमान क्रिया नियम लगा दीजिएगा तो उस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण आपको पता हो जाएगा। एक बार और, दुनिया का कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उस पर द्रव्यमान क्रिया नियम आप लगा दीजिएगा तो उस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण आपको पता हो जाएगा। तो अभी जो ये अभिक्रिया लिखे उसका दर नियम समीकरण यही होगा। अब आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए तो इस समीकरण में एक नियतांक आया है के। इस के का नाम होता है जहाँ के बराबर दर नियतांक। नियतांक को स्थिरांक भी लिखा जाता है। तो अगर दर स्थिरांक लिखा हो तो आप घबराइएगा नहीं, दर नियतांक कहिए या दर स्थिरांक कहिए, दोनों एक ही बात है। या इसी का एक नाम होता है वेग नियतांक। यहाँ भी आप नियतांक नहीं लिख के स्थिरांक लिख सकते हैं, वेग स्थिरांक, दोनों एक ही बात होगा। या इसका एक और सबसे प्रचलित नाम है विशिष्ट दर नियतांक। विशिष्ट दर नियतांक, इसके का 3 ठो नाम है, दर नियतांक, वेग नियतांक या विशिष्ट दर नियतांक। एक बार बिहार बोर्ड में विशिष्ट दर नियतांक का परिभाषा पूछा था, 2 नंबर का क्वेश्चन था।
पूछा था विशिष्ट दर नियतांक क्या है, तो उसका परिभाषा लिखना था। परिभाषा हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। देखिए इसको ध्यान से, इस समीकरण को, यदि इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों का सांद्रता इकाई हो जाए, मतलब एक हो जाए, तो लिखेंगे हम लोग यदि ए का सांद्रता बराबर बी का सांद्रता बराबर 1 m हो, तो ध्यान दीजिए दोनों अभिकारक के सांद्रता को देखिए एक कर दिए। m का मतलब मोलरता, मोलरता को ही सांद्रता भी कहा जाता है। यदि a का सांद्रता बराबर हो b के सांद्रता के और ये बराबर हो 1 m के, तो देखिए क्या होगा, a और b के जगह पर आप 1 रखिए, तो 1 का घातांक कुछ भी होगा तो वो 1 ही होगा। b के जगह पर भी 1 रखेंगे, 1 का घातांक कुछ भी होगा तो वो भी 1 होगा। 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 ही रहेगा, और उस 1 को k से गुना कर दीजिएगा तो k हो जाएगा। मतलब a और b दोनों का सांद्रता अगर 1 कर दें तो तब ऐसा समीकरण आ जाएगा r बराबर k। ध्यान रहे ऐसा तब होगा जब a और b दोनों का सांद्रता 1 हो, मतलब अभिकारक का सांद्रता 1 हो। कैपिटल A और कैपिटल B तो अभिकारक था अभिक्रिया में, तो अभिकारक का सांद्रता 1 होगा तो ऐसा समीकरण आएगा। हो गया, यहीं से परिभाषा हम लोग देंगे। ध्यान से देखिए इस समीकरण को, के आर को ही कहा जाता है, मतलब अभिक्रिया के दर को ही विशिष्ट दर नियतांक कहा जाता है, लेकिन इसके लिए शर्त है अभिकारक का सांद्रता 1 होना चाहिए। तो इसका परिभाषा होगा इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को विशिष्ट दर नियतांक कहा जाता है, या उसको दर नियतांक कहा जाता है, या उसी को वेग नियतांक कहा जाता है। एक बार और, अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को विशिष्ट दर नियतांक कहा जाता है। यही लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो नीचे आप एरो का चिन्ह दे के भाषा लिख लीजिए। लिखिए अभिकारक के इकाई सांद्रता पर, अभिकारक के इकाई सांद्रता पर, अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के दर को विशिष्ट दर नियतांक कहा जाता है, विशिष्ट दर नियतांक कहा जाता है। अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को विशिष्ट दर नियतांक कहा जाता है। ठीक, तो अगर परीक्षा में पूछेगा विशिष्ट दर नियतांक क्या है तो आप यही लिखिएगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हूँ। अगला टॉपिक है प्रायोगिक दर नियम समीकरण, इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। हिंदी से आपको मतलब है प्रायोगिक दर नियम समीकरण। इसका मतलब समझें, जैसे एक अभिक्रिया है, ए बी से अभिक्रिया करके पी बना रहा है, ये एक अभिक्रिया है।
ऐसा अभिक्रिया देके अगर कोई आपसे पूछे इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण बताइए क्या होगा, तो अभी तुरंत हम लोग दर नियम समीकरण लिखना सीखे। दर नियम समीकरण में याद कीजिए अभिकारक का सांद्रता था और उसके घातांक के रूप में उसका गुणांक लिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से इस अभिक्रिया का भी हम लोग चाहें तो दर नियम समीकरण लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक है, एक कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ऐसा हो जाएगा आर बराबर के इंटू कैपिटल ए का सांद्रता आई इंटू कैपिटल बी का सांद्रता। ध्यान रहे दर नियम समीकरण में सिर्फ अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है। तो दो अभिकारक था, दोनों का सांद्रता लिए। दर नियम समीकरण में तो के रहता ही है, वो समीकरण में आपको दिखाए थे। तो इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण यही होगा। लेकिन इस कैपिटल ए के सांद्रता का घातांक क्या होगा, कैपिटल बी के सांद्रता का घातांक क्या होगा, ये हमको पता नहीं है। इस अभिक्रिया से पता नहीं चल रहा है इसका घातांक क्या होगा, इसका घातांक क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो अभिक्रिया होता है नहीं। इसको तो हम लोग संतुलित भी नहीं कर सकते हैं, ये तो वैसे ही मान लिया गया है। ऐसा अगर अभिक्रिया होगा तब दर नियम समीकरण क्या होगा। तो प्रायोगिक आंकड़ा आपको सवाल देगा, तब कहेगा उस आंकड़ा से दर नियम समीकरण निकालिए। कैसे निकलेगा, क्या होगा दर नियम समीकरण, मतलब सवाल में प्रायोगिक आंकड़ा दिया हुआ रहेगा और उस प्रायोगिक आंकड़ा को देखकर आपको पता करना होगा कि ए के सांद्रता का घातांक क्या होगा, बी के सांद्रता का घातांक क्या होगा। तो आइए एक आंकड़ा हम लोग लिख के उस पर समझते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं प्रयोग संख्या, प्रयोग संख्या। इसमें दो अभिकारक है, तो यहाँ ले लेते हैं ए का सांद्रता, यहाँ ले लेते हैं बी का सांद्रता, और यहाँ पर ले लेते हैं अभिक्रिया का दर। ध्यान से देखिए, अगर इसको समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। प्रयोग संख्या एक, पहला प्रयोग में ए का सांद्रता हम मान लेते हैं 2 ml। ये सवाल आपको देगा, हम अपना तरफ से आंकड़ा ले रहे हैं। पहला प्रयोग में बी का सांद्रता मान लीजिए है 1 m। तो इस दोनों का सांद्रता अगर ये दोनों होगा तो मान लेते हैं अभिक्रिया का दर होगा 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, दर का मात्रक बताए थे, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, या चाहे समय का जो मात्रक होगा वो लेना होगा। मिनट देगा समय का मात्रक तो मिनट लेना होगा, घंटा देगा तो घंटा लेना होगा। हम मान लिए 0.1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। एक प्रयोग हम लोग किए। दूसरा प्रयोग मान लीजिए, दूसरा प्रयोग में ए का सांद्रता लिया जाता है 4 m, बी का सांद्रता यही लिया जाता है 1 m। मान लीजिए अभिक्रिया का दर हो जाता है 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये दूसरा प्रयोग से निकला है। एक और प्रयोग कीजिए, प्रयोग संख्या 3 में, तीसरा प्रयोग में मान लीजिए ए का सांद्रता लिया जाता है 2 m, बी का सांद्रता लिया जाता है 2 m। तो अभिक्रिया का दर हो जाता है 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इस आंकड़ा को ध्यान से देखिए। 3 प्रयोग किए हैं, तीनों प्रयोग में अभिकारक का सांद्रता अलग अलग लिया गया। पहला प्रयोग में ए का सांद्रता 2 m, बी का सांद्रता 1 m लिए, तो अभिक्रिया का दर मान लिए 0.1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा। दूसरा प्रयोग में ए का सांद्रता 4 m लिए हैं, बी का सांद्रता 1 m लिए, तो दर 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है।
तीसरा प्रयोग में ए का सांद्रता 2m, बी का सांद्रता भी 2m लिए, तो अभिक्रिया का दर हो गया है 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आंकड़ा सवाल आपको देगा। इस आंकड़ा को देखकर आपको कहेगा बताइए अभिक्रिया का दर नियम समीकरण क्या होगा। ये जो अभिक्रिया है इसके लिए सवाल आंकड़ा आपको दिया है, कहेगा अब इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण बताइए क्या होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, दो तरीके से हम लोग दर नियम समीकरण निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ट्रिक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो उस ट्रिक से हम लोग सवाल को बनाएंगे। और दूसरा तरीका आपको बताएंगे, अगर सवाल 5 नंबर में पूछता है या मान लीजिए 2 नंबर में 3 नंबर में पूछता है तो किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं। हमको निकालना है कि इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण क्या होगा। दर नियम समीकरण तो यही होगा, इसमें पता करना है ए के सांद्रता का घातांक क्या होगा, बी के सांद्रता का घातांक क्या होगा। इस प्रयोग से आपको पता करना है। तो आइए हम लोग पता करते हैं। लिखेंगे हम लोग R बराबर के, ये के तो रहेगा ही। अब ए के सांद्रता का घातांक क्या होगा, अगर आपको ये पता लगाना है ए के सांद्रता के घातांक का अगर पता लगाना है तो आप इसमें देखिए किस किस प्रयोग में बी का सांद्रता समान है। ध्यान दीजिए, अगर ए के सांद्रता के घातांक का पता लगाना है तो हम लोग देखेंगे बी का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है। तो आइए देखते हैं बी का सांद्रता कहाँ कहाँ समान है। 1m 1m, हाँ मिला। यहाँ देखिए बी का सांद्रता यहाँ समान है, मतलब प्रयोग संख्या 1 में और 2 में बी का सांद्रता समान है। तो अब सिर्फ हम लोग प्रयोग 1 और 2 पर सोचेंगे, तीसरा को अभी भूल जाइए। तो देखिए तो बी का सांद्रता प्रयोग संख्या 1 में और 2 में समान है। तो ए का सांद्रता देखिए प्रयोग संख्या 1 और 2 का ही अभी हम लोग बात करेंगे। प्रयोग संख्या 1 और 2 में ए का सांद्रता देखिए कितना गुना हो रहा है, 2m है, यहाँ 4m है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 2। अब आइए प्रयोग संख्या 1 और 2 में देखते हैं दर कितना गुना हो रहा है। तो यहाँ 0.1 का, यहाँ 0.2, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी लिखेंगे 2। ठीक। अब देखिए तो इस 2 का पावर क्या कर दीजिएगा तो वो 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस 2 का पावर क्या करने से ये वाला 2 आ जाएगा। तो इस 2 का पावर अगर हम 2 कर देते हैं तब तो ये 4 हो जाएगा। हमको लाना कितना, 2 लाना है। ये जो दर है जितना गुना होगा उतना लाना है। तो 2 का पावर क्या करना होगा, 1 करना होगा। 2 का पावर 1 मतलब क्या, 2। तो इसका मतलब 1 के सांद्रता का घातांक होगा 1। तो 1 के सांद्रता का घातांक 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा है तो लिखिए 1। नहीं भी लिख सकते थे, कुछ नहीं घातांक है उसका मतलब होता है 1 है। ठीक, 1 के सांद्रता के घातांक का पता लगा ली। अब आइए बी के सांद्रता के घातांक का पता लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि बी के सांद्रता के घातांक का पता लगाना है तो आप देखिए किस किस प्रयोग में ए का सांद्रता समान है। देखिए यहाँ ट्रिक है, इसके सांद्रता के घातांक का पता लगाना था तो हम लोग देखे थे कि बगल वाले का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है। तो प्रयोग 1 का 2 में मिला था, समान था बी का सांद्रता। अगर हमको बी के सांद्रता के घातांक का पता लगाना है तो देखेंगे ए का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है। तो खोजिए तो ए का सांद्रता कहाँ कहाँ समान है। हाँ मिला, यहाँ 2m, मतलब प्रयोग संख्या 1 में और 3 में ए का सांद्रता समान है। तब सिर्फ हम लोग प्रयोग संख्या 1 और 3 पर सोचेंगे, 2 को भूल जाइए। तो देखिए
प्रयोग संख्या 1 और 3 में A का सांद्रता तो समान है, लेकिन B का सांद्रता कितना गुना हो रहा है? यहाँ 1m यहाँ 2m, 2 गुना हो रहा है, तो लिखेंगे 2। अब फिर इधर आइए, प्रयोग संख्या 1 में और 3 में देखिए तो प्रयोग संख्या 1 में और 3 में 1 3 दर कितना गुना हो रहा है? 0.1 से 0.4 हो रहा है। कितना गुना? 4 गुना हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ 4, वहाँ 4 लिखे। 4 गुना हो रहा है तो 4 लिखे। अब सोचिए इस 2 का पावर क्या कर देंगे तो वो 4 आ जाएगा। हाँ ठीक बोले, 2 का पावर 2 अगर कर दीजिएगा तो वो 4 आ जाएगा। तो लिख दीजिए 2 का पावर 2 और हो गया। B के सांद्रता के घातांक का पता हम लोग लगा लिए। ये जो घातांक के रूप में आएगा वही इसका घातांक होगा। तो B के सांद्रता का घातांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए लिखे B के सांद्रता का घातांक 2, मतलब इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण यही होगा। तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा। B के सांद्रता का घातांक यही होगा। R बराबर ये जो अभिक्रिया है उसका दर नियम समीकरण यही होगा। देखिए ये कैसे पता हुआ है? प्रायोगिक आंकड़ा से। ये सवाल आपको देगा, ये नहीं याद रखना है 1m 2m, सवाल आपको देगा उसके अनुसार सोचना होगा। एक बार और, सवाल में आपको एक अभिक्रिया दिया था, उस अभिक्रिया का प्रायोगिक आंकड़ा दिया था। आपसे पूछा था इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण बताइए क्या होगा। तो दर नियम समीकरण तो हम पहले ही लिख दिए, यही होगा। सिर्फ इसमें पता करना है A के सांद्रता का घातांक क्या होगा, B के सांद्रता का घातांक क्या होगा। तो अगर A के सांद्रता के घातांक का पता लगाना है तो देखना होगा B का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है। तो B का सांद्रता देखिए हमको प्रयोग संख्या 1 में या प्रयोग संख्या 2 में समान मिला। प्रयोग संख्या 1 प्रयोग संख्या 2। तो सिर्फ प्रयोग 1 और 2 पर सोचेंगे, अभी 3 को भूल जाइए। प्रयोग 1 और 2 में देखिए 1 का सांद्रता कितना गुना हो रहा है। तो प्रयोग संख्या 1 और 2 में 1 का सांद्रता 2 गुना हो रहा है, 2 लिखे। दर कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, 2 लिखे। अब इस 2 का पावर 1 कीजिएगा तब उस 2 के बराबर होगा, मतलब 1 के सांद्रता का घातांक होगा 1। अगर B के सांद्रता का घातांक आपको पता करना तो देखना होगा A का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है। तो आइए देखिए A का सांद्रता कहाँ कहाँ समान है। प्रयोग संख्या 1 में और 3 में। तो सिर्फ 1 और 3 पर सोचेंगे, 2 को अभी भूल जाइए। 1 और 3 में देखिए दर B का सांद्रता कितना गुना हो रहा है? तो 2 गुना हो रहा है। 1m और यहाँ 2m, 2 गुना हो रहा है, 2 लिखे। दर कितना गुना हो रहा है? तो देखिए 0.1 से 0.4 हो गया, मतलब 4 गुना हो रहा है। अब इस 2 का पावर अगर आप 2 दीजिएगा तब उस 4 के बराबर होगा, मतलब B के सांद्रता का घातांक हो जाएगा 2। मतलब जो अभिक्रिया दिया था उसका दर नियम समीकरण यही होगा। R बराबर K इंटू A के सांद्रता का घातांक 1 इंटू B के सांद्रता का घातांक 2। तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका इसी का देखिए, अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इसी को पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा। अगर लॉन्ग टाइप में पूछता है तब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए। दूसरा तरीका, जितना प्रयोग दिया है वहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो सवाल में देखिए 3 प्रयोग दिया है, 3 समीकरण हम लोग बना लेंगे। हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि R बराबर K इंटू A के सांद्रता का घातांक होगा x, B के सांद्रता का घातांक मान लीजिए y होगा। वही घातांक का पता लगाना है, x और y का मान निकालना है। इसमें जो x और y है वो भी हम लोग लिख लेंगे, जहाँ x और y प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान कहने का मतलब प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला से निकाला गया मान है। प्रायोगिक आंकड़ा जो देगा उससे निकलेगा ये x और y का मान। तो ये जो दर नियम समीकरण आप माने हैं उसको तीनों प्रयोग पर अप्लाई कीजिए। तीनों प्रयोग पर उस दर नियम समीकरण को लिखिए। तो पहला प्रयोग में देखिए दर कितना 0.1, तो r के जगह पर लिखेंगे 0.1 बराबर के तो नियतांक है ये रहेगा। पहला प्रयोग में A का सांद्रता कितना लिखे थे 2m लिखे थे, याद कीजिए 2m लिखे थे पहला प्रयोग में। A का सांद्रता, ये B का सांद्रता है, तो A के सांद्रता के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2। इसका पावर देखिए x है तो पावर x रहने दीजिए। पहला प्रयोग में B का सांद्रता 1 है, आघातांक इसका y है तो y लिखिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1। समझिए ध्यान से। अब आइए उसी दर नियम समीकरण को दूसरा प्रयोग पर लगाइए। तो दूसरा प्रयोग में दर देखिए कितना है 0.2 बराबर के तो रहेगा ही। दूसरा प्रयोग में A का सांद्रता 4m, तो 4 लिखिए। इसका घातांक x। B का सांद्रता दूसरा प्रयोग में 1 है तो 1 लिखिए। इसका घातांक y। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब फिर तीसरा प्रयोग पर वही समीकरण लगा दीजिए। तीसरा प्रयोग पर वही समीकरण हम लोग लगाएंगे। तो तीसरा प्रयोग में दर देखिए लिखा हुआ है 0.4, तो r के जगह पर 0.4 लिख के। A का सांद्रता तीसरा प्रयोग में 2 है तो 2 लिखिए। इसका पावर x है, x लिखेंगे। B का सांद्रता तीसरा प्रयोग में 2 है तो 2 लिखिए। इसका पावर y लिखिए। समीकरण 3। देखिए तीनों प्रयोग पर दर नियम समीकरण हम लोग लगा दिए तो 3 ठो समीकरण मिला। अब इस तीनों समीकरण पर सोचिएगा तो x y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 वेरिएबल है x और y, तो एक कैंसिल अगर हो जाए तो दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा किस प्रयोग में, मतलब किस समीकरण में किस समीकरण से भाग दें कि एक ठो कैंसिल हो जाए। तो आइए देखिए 1y, 1 का पावर y, और यहाँ भी 1 का पावर y। तो अगर प्रयोग संख्या 1 में समीकरण 1 में 2 से भाग दें तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x वाला, x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 भागा 2, मतलब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिए। 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.1 और यहाँ 0.2, 0.1 बट्टा 0.2 बराबर के है तो के बट्टा के। समीकरण 1 में है 2 का पावर x, और समीकरण 2 में है 4 का पावर x। समीकरण 1 में है 1 का पावर y, और समीकरण 2 में है 1 का पावर y। ऐसा हो जाएगा। देखिए तो के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हुआ, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो 0.1 बटा 0.2, दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 बराबर, यहाँ देखिए 2/4 का पावर x लिख सकते हैं एक साथ, 2 का पावर x, 4 का पावर x। तो 2/4 का पावर आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं x, और 2/4 का पावर x मतलब क्या, 1/2 का पावर x, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर x। अब सोचिए तो यहाँ है 1/2 और इसका पावर कुछ नहीं है, यहाँ 1/2 का पावर x, तो इसे x के जगह पर क्या रखिएगा तो ये 1/2 होगा। मतलब 1/2 का पावर क्या कर दें कि 1/2 आ जाए,
तो स्वाभाविक है, इसका मतलब x का मान 1 रखना होगा। तो यहाँ से पता हो गया x बराबर होगा 1। x का मान हम लोग निकालिए। अब फिर y का मान निकालिए। y का मान निकालना है तो x वाला को कैंसिल करना होगा। देखिए कि x जो घातांक है उसमें कहाँ कहाँ समान है। तो पहला प्रयोग में और तीसरा प्रयोग में देखिए 2 का घातांक x, यहाँ भी 2 का घातांक x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। y का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 भागा 3, मतलब समीकरण 1 में 3 से भाग देने पर, 1 में 3 से भाग दीजिए तो 1 में है 0.1, 3 में है 0.4, तो लिखेंगे 0.1 बटा 0.4 बराबर। देखिए तो 1 में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो के से के तो कैंसिल ही हो जाएगा। 1 है 2 का पावर x, आइए तीसरा समीकरण में है 2 का पावर x, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ। देखिए तो k बटा k, 2 का पावर x, 2 का पावर x। 1 में है 1 का पावर y और 3 में है 2 का पावर y, तो लिखेंगे 1 का पावर y, 2 का पावर y। हो गया। तो के से के फिर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर y। अब सोचिए 1/2 का पावर क्या कीजिएगा तो 1/4 आएगा। इसका मतलब यहाँ 2 करना पड़ेगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो y का मान पता हो गया कितना, 2। अब x और y दोनों का मान पता हो गया, मतलब दर नियम समीकरण पता हो जाएगा। दर नियम समीकरण जो माने थे उसमें x और y का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे हम लोग अतः r बराबर k इंटू 1 के सांद्रता का घातांक x लिखे थे, x का मान निकाले हैं 1 होगा। b के सांद्रता का घातांक y है, तो b के सांद्रता का घातांक y का जो मान आया वो रख दीजिए, 2 है। हो गया, अभिक्रिया का दर नियम समीकरण पता हो गया। तो जो अभिक्रिया दिया था उसका दर नियम समीकरण यही होगा। तो देखिए ट्रिक से भी बनाएं, लॉन्ग तरीका से भी बनाएं, तो दोनों का आंसर सेम आया। तो ट्रिक से बनाइए कि लंबा मेथड से बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। अभिक्रिया का दर नियम समीकरण यही होगा। तो ऐसे ही आपको बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन है उसको बनाना होगा। तो मेरे ख्याल से आज इतना रहने देते हैं। एक होमवर्क नोट कर लीजिए, उस पर आप लोग कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही दोनों तरीका से बनाना है, ट्रिक से भी बनाना है और जैसे बनाए हैं लॉन्ग मेथड से वैसे भी आपको बनाना है। और हूबहू यही काम आपको करना है। एक ठो होमवर्क हम लिखा देते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए होंगे। तो होमवर्क नोट कर लीजिए। HW लिखिए, क्वेश्चन है NO + Cl2 उत्पाद बनेगा NOCl। अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित प्रायोगिक आंकड़ा दिया गया है। निम्नलिखित प्रायोगिक आंकड़ा दिया गया है। यहाँ लिखते हैं प्रयोग संख्या, इस अभिक्रिया में देखिए अभिकारक NO है,
यहाँ लिखेंगे NO का सांद्रता, ये सवाल आपको दिया है। Cl2 का सांद्रता, यहाँ पर लिखेंगे दर। ठीक, पहला प्रयोग में इसमें मान लेते हैं NO का सांद्रता दिया है 0.010, Cl2 का सांद्रता है 0.010, अभिक्रिया का दर मान लीजिए 1.2 गुना 10 का पावर -4, ये दिया है। दर का केवल मान लिखे हैं, मात्रक आप जानते हैं, तो केवल मान से हम लोगों को मतलब है। दूसरा प्रयोग में मान लीजिए NO का सांद्रता यही रहता है 0.010, Cl2 का सांद्रता हो जाए 0.020, 2 गुना हो गया। अभिक्रिया का दर मान लीजिए हो जाता है 2.4 गुना 10 का पावर -4। तीसरा प्रयोग में NO का सांद्रता मान लीजिए हो जाता है 0.020, Cl2 का सांद्रता यही रहता है 0.020, अभिक्रिया का दर मान लीजिए हो जाता है 9.6 गुना 10 का पावर -4। तो ये 3 प्रयोग दिया है। ऊपर जो अभिक्रिया लिखे हैं उसका प्रायोगिक आंकड़ा दिया है, नीचे फिर लिख लीजिए। अभिक्रिया का दर नियम समीकरण ज्ञात करें। अभिक्रिया का दर नियम समीकरण ज्ञात करें। सवाल जो अभिक्रिया दिया है उसका दर नियम समीकरण आपको निकालना है। तो ये अभिक्रिया दिया है, इसका दर नियम समीकरण वैसे ही निकालिएगा। एक तो ट्रिक से निकल जाएगा, दूसरा लंबा मेथड से आप निकालिएगा। तो निकालिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे सीख पाइएगा। एक हम बनाए हैं हूबहू उसी का नकल करना, आंसर आपको पता हो जाएगा। अगले क्लास में आपको हम आंसर भी इसका बताएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। और एक बात और कि पिछले क्लास में जो पहला लेक्चर था उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से हम लोग अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहला जो लेक्चर दिए थे उसमें ध्यान दीजिए। ऐसा हम लोग लिखे थे, एक अभिक्रिया याद कीजिए, ऐसा माने थे SO2 O2 से अभिक्रिया कर रहा था, SO3 नाम का उत्पाद बन रहा था। संतुलित किए थे तो यहाँ 2 आया था, यहाँ 2 आया था। ऐसा लिखे थे T बराबर 5 PM, मतलब बोले थे 5 बजे शाम में मान लीजिए इस अभिक्रिया को कोई करवाता है। और फिर T बराबर लिखे थे 6 PM। इसके आगे सब आंकड़ा सब दिया हुआ था, किसका क्या सांद्रता है आप लोग जानते हैं। तो देखिए इसका मतलब अभिक्रिया कितना घंटा तक हुआ है। 5 बजे शाम में अभिक्रिया करवाना शुरू किया, 6 बजे शाम तक करवाया। PM का मतलब शाम होता है 12 बजे के बाद। तो 1 घंटा तक अभिक्रिया हुआ है। तो हम लोग SO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाले थे, ऐसा लिखे थे SO2 के सापेक्ष में SO2 के सापेक्ष में दर निकाले थे। तो ऐसा लिखे थे dC/dt, इस फॉर्मूला से निकाले थे। C के जगह पर चूँकि SO2 के सापेक्ष में निकाल रहे हैं तो SO2 का सांद्रता लेना होगा बटा में dt। SO2 के सांद्रता में परिवर्तन लिखे थे हम लोग, याद कीजिए 2m-4m। और dt समय में परिवर्तन है 6 PM में से 5 PM घटाए थे, 6 PM - 5 PM, ऐसा लिखे थे। तो आया था -2m रहेगा। और देखिए 6 PM में से 5 PM घटाइएगा, 1 घंटा बचेगा। तो मोलरता का तो मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। और नीचे में जो ये 1 घंटा है तो नीचे में घंटा बच गया, तो वो मात्रक हम लोग लिखना भूल गए थे, तो उसको नोट कर लीजिए। प्रति घंटा -2 मोल प्रति लीटर प्रति घंटा,
SO2 के सापेक्ष में ये अभिक्रिया -2 मोल प्रति लीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होगा। इसी तरीके से O2 के सापेक्ष में निकाले थे तो आया था -1 मोल प्रति लीटर। घंटा लिखना हम लोग भूल गए हैं तो वहाँ भी जोड़ लीजिएगा, -1 मोल प्रति लीटर प्रति घंटा। SO3 के सापेक्ष में निकाले थे तो आया था +2 मोल प्रति लीटर, तो उसमें भी आप घंटा जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा +2 मोल प्रति लीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद भी हम लोग इस फार्मूला से निकाले थे dC/NDT, याद कीजिए, जहाँ n बताए थे गुणांक है, तो इस फार्मूला से निकाले थे तो सभी के सापेक्ष में दर समान आया था। अलग बात है माइनस प्लस आया था तो वो तो सूचित करता है अभी कारक के सापेक्ष में निकाल रहे हैं कि उत्पाद के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। आपको इसमें उससे मतलब नहीं है, परिमाण सबका समान आया था, तो उससे भी निकाले थे तो सबका समान आया था। कितना आया था? सबका परिमाण समान आया था, तो उसमें भी घंटा हम लोग लिखना भूल गए थे। जो भी आया था उसमें प्रति घंटा आप ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया 1 घंटा तक हुआ है। हम लोग मान चुके थे शुरू में 5 PM से 6 PM तक अभिक्रिया हुआ है, तो उसमें केवल सुधार करना है। आप लोग उसमें सुधार कर लीजिएगा और अगले क्लास में फिर हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।